हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल व्हाइट पेज एग्जाम पर। तो दोस्तों मैं हूं साजिद और दोस्तों आज फिर मैं हाजिर हूं आपके सामने एक और नई क्लास के साथ। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल में कक्षा 10 और कक्षा 12 की जो कंप्लीट तैयारी है दोस्तों बड़ी ज़ोरों शोरों से चल रही है और दोस्तों हम पूरी मेहनत कर रहे हैं कि आपके यानी 90% से ऊपर नंबर आए। दोस्तों इसी के लिए हम कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं और दोस्तों रोजाना हम आपको यानी एक से एक टॉपिक पर अच्छी से अच्छी वीडियो बनाकर दे रहे हैं। जिस चीज़ का भी तुम्हारा पेपर है दोस्तों उस सब्जेक्ट के हम तुम्हें बहुत बेहतर से बेहतर यानी कंटेंट उपलब्ध करा रहे हैं। तो दोस्तों आज जो हमारा टॉपिक होगा दोस्तों, आज हम बात करते हैं क्लास 10th यानी वाणिज्य। दोस्तों जिसे आप कॉमर्स बोलते हैं। दोस्तों मैं कॉमर्स की मैंने पहले सभी क्लास कराई, उसके बाद में कॉमर्स की क्लास कराने के बाद में दोस्तों ये हमारे आज मैं कॉमर्स के 20 बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आ रहा हूँ जो 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों मैं कुछ प्रश्न लेकर आया हूँ जो आपकी परीक्षा में बिल्कुल छपने वाले हैं। तो दोस्तों आप वीडियो देखकर उन क्वेश्चनों को जरूर याद कर लेना, या दोस्तों आप जिस दिन जैसे कल पेपर देने जाओगे तो दोस्तों आप इन क्वेश्चनों को नोट कर लेना और इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के जरूर जाना है। दोस्तों पढ़ के जरूर जाना है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो दोस्तों क्लास शुरू करने से पहले जो चैनल बनाई हो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और इस वीडियो को कर दो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास 10 कॉमर्स यानी वाणिज्य। दोस्तों क्लास 10 वाणिज्य यानी कॉमर्स होगी दोस्तों। वायरल बहुविकल्पी प्रश्न 23 फरवरी यानी दोस्तों वायरल यानी दोस्तों ये वे बहुविकल्पी प्रश्न है जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वायरल बहुविकल्पी प्रश्न 23 फरवरी के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। 23 फरवरी को जाकर छाप देना, बस इतना ही पढ़ लो दोस्तों। अगर आपने 40 से 50 में जितने बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आ रहा हूँ, अगर दोस्तों आपने ये पढ़ लिया तो दोस्तों आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही दोस्तों मैं यानी आप माने कि यानी लगभग आपके 19 से 20% इसमें से ही आने वाले हैं। तो दोस्तों आप इन प्रश्नों को जरूर पढ़ के जाए। अगर आप कॉमर्स का पेपर दे रहे हैं तो दोस्तों 2023 में तो इन प्रश्नों को जरूर पढ़ के जाए। यही प्रश्न 23 फरवरी 2023 को पेपर में छपेंगे। नहीं दोस्तों इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि दोस्तों मैंने पूरी बुक के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वे मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। दोस्तों ओमार सीट के 20 नंबर पक्के। दोस्तों ओमार सीट के आज ही 20 नंबर पक्के कर लो। दोस्तों ओमार सीट के आज ही 20 नंबर पक्के कर लो। और दोस्तों बाकी जो 50 नंबर के वर्णनात्मक प्रश्न है दोस्तों मैं उनके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या जो छप सकते हैं पेपर में दोस्तों उसकी वीडियो भी आज शाम तक आपके पास आ जाएगी। तो दोस्तों उसकी वीडियो भी आज शाम तक आ जाएगी आपके पास। 23 फरवरी 2023 के वायरल प्रश्न यानी दोस्तों 23 फरवरी 2023 के वायरल प्रश्न यानी जो 23 फरवरी में आपसे पूछे जाएंगे दोस्तों यही वे प्रश्न है जो कि ये वायरल हो रहे हैं तो यानी बोर्ड परीक्षा के लिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं, चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। दोस्तों देखिए पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भवन है। दोस्तों भवन है यानी भवन हमारा क्या है? चालू संपत्ति है, स्थायी संपत्ति है, ए व दोनों है या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भवन क्या है? आप सभी बताइए कि भवन चालू संपत्ति है, स्थायी संपत्ति है, ए व दोनों है या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो हमारा भवन है वो भवन होता है हमारा स्थायी संपत्ति। हमारा भवन क्या होता है? हमारा स्थायी संपत्ति होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना भवन है एक स्थायी संपत्ति है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, व्यक्तिगत क्वेश्चन नंबर 2 व्यक्तिगत खाता है। व्यक्तिगत खाता होता है मशीन का खाता होता है, कमीशन का खाता होता है, आहरण का खाता होता है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो व्यक्तिगत खाता होता है वो आहरण का खाता होता है। क्या होता है? आहरण का खाता होता है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा स्थायी संपत्ति खाता है? कौन सा स्थायी संपत्ति खाता है? पूंजी खाता, देय विपत्र खाता, देनदार खाता, प्लांट व मशीनरी यानी कौन सा स्थायी संपत्ति का खाता है? तो दोस्तों जो प्लांट और मशीनरी होती है वो हमारा स्थायी संपत्ति का खाता होता है। अब प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, चालू संपत्ति है, रोकड़ है, फर्नीचर है, मशीनरी है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो चौथे नंबर का कह रहा है कि चालू संपत्ति क्या है हमारी? यानी रोकड़ है, फर्नीचर है, मशीनरी है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या हमारी चालू संपत्ति क्या हमारी? रोकड़ है। तो दोस्तों चालू संपत्ति क्या हमारी? रोकड़ है। तो दोस्तों ध्यान रखना रोकड़ है। प्रश्न नंबर 6, कौन सा व्यक्तिगत खाता है? मजदूरी खाता, वेतन खाता, बैंक खाता, इनमें से कोई नहीं। यानी व्यक्तिगत खाता कौन सा है? मजदूरी खाता, बैंक खाता, वेतन खाता, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो हमारा यानी व्यक्तिगत जो खाता होता है दोस्तों, जो व्यक्तिगत खाता होता है हमारा कौन सा होता है? यानी जो बैंक खाता होता है वो हमारा एक व्यक्ति का खाता होता है। बैंक खाता व्यक्तिगत खाता इसलिए बोलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 7 है कि बैंक अधिक विकर्ष है चालू संपत्ति के लिए या दोस्तों चालू दायित्व के लिए, स्थायी दायित्व के लिए या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। वो कह रहा है कि बैंक अधिक विकर्ष है चालू संपत्ति, चालू दायित्व, स्थायी संपत्ति, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कौन सा होगा? 7 का हमारा 7 का हो जाएगा दोस्तों हमारा दूसरा, क्योंकि चालू संपत्ति के लिए होता है। बैंक अधिक विकर्ष चालू संपत्ति पर लगता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए 8वां क्वेश्चन, कौन सा वास्तविक खाता है? पूंजी खाता, आहरण खाता, मशीन खाता या इनमें से कोई नहीं। वो कह रहा है कि कौन सा
वास्तविक खाता है। कौन सा वास्तविक खाता है? तो दोस्तों कौन सा खाता होगा? पूंजी खाता होगा, आहरण खाता होगा, मशीन खाता होगा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो हमारा मशीन खाता होता है, कौन सा होता है? मशीन खाता हमारा वास्तविक खाता होता है। तो दोस्तों इन क्वेश्चनों को ध्यान रखना। एक बार और मैं पढ़ा दूँ आपको ये क्वेश्चन कि पूछा था कि भवन है, जो भवन है हमारी स्थायी संपत्ति है। क्या है भवन? दोस्तों भवन हमारी स्थायी संपत्ति है। अगला देखिए व्यक्तिगत खाता होता है, जो आहरण का खाता होता है कैसा? व्यक्तिगत खाता होता है दोस्तों। अब इनमें से कौन सा स्थायी संपत्ति है? दोस्तों जो हमारी प्लांट और मशीनरी होती है वो कौन सी? वो स्थायी संपत्ति होती है। चालू संपत्ति है रोकड़, जो हमारी रोकड़ होता है वो कैसी? चालू संपत्ति होती है। अब कौन सा व्यक्तिगत खाता है? बैंक, वेतन, मजदूरी या कौन? बैंक होता है। बैंक अधिक विकर्ष है, बैंक अधिक विकर्ष है चालू दायित्व के लिए। कौन सा वास्तविक खाता है? मशीन खाता चालू, यानी मशीन खाता जो होता है वो वास्तविक खाता होता है। मशीन खाता जो होता है वो हमारा वास्तविक खाता होता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं अगले पेज पर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विनिमय विपत्र के भुगतान में अनुग्रह दिवस होते हैं। जो हम विनिमय विपत्र का जो भुगतान करते हैं उसमें कौन कौन से अनुग्रह दिवस होते हैं? दोस्तों 2 होते हैं, 3 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? यानी विनिमय विपत्र के भुगतान में अनुग्रह दिवस होते हैं 2, 5, 3, 6। 2, 5, 3, 6 कितने होते हैं दोस्तों? जो हमारा विनिमय विपत्र के, जो हम विनिमय विपत्र का जो भुगतान करते हैं उसमें कौन कौन से दिन हम कर सकते हैं, यानी कितने दिन होते हैं, कितने दिन यानी अनुग्रह दिवस होते हैं। तो दोस्तों कितने होंगे हमारा? दोस्तों ये होंगे हमारे विनिमय विपत्र के भुगतान में अनुग्रह दिवस जो होते हैं दोस्तों वे होते हैं हमारे 3। कितने होते हैं दोस्तों? 3। हम 3 पे क्लिक कर देंगे। ऐसे हम ओमार शीट में तीसरा भरकाएंगे। दोस्तों ओमार शीट में आप सभी ऐसे गोला भरकाना है, कभी दोस्तों ऐसे टिक करें, ऐसे गोला भरकाना है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, भुनाए गए विपत्रों का एक दायित्व है, स्थायी दायित्व होगा, चालू दायित्व होगा, संभावित दायित्व होगा, इनमें से कोई नहीं। यानी जो भुनाए गए विपत्रों का दायित्व होता है स्थायी दायित्व होता है, स्थायी दायित्व ना होकर दोस्तों चालू दायित्व होता है, संभावित दायित्व होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा संभावित दायित्व होता है। अब अच्छे नस्तीकरण की विशेषता है, सुरक्षा होगी, सरलता होगी, शीघ्रता होगी या सभी होगी। यानी दोस्तों अगर आप एक अच्छी नस्तीकरण प्रणाली अपनाना चाहते हैं तो उसमें हमें सुरक्षा की भी आवश्यकता पड़ती है दोस्तों, सरलता की भी आवश्यकता पड़ती है, और शीघ्रता जल्दी से हो जाए उसकी भी आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों हमारा कौन सा होगा? हमारा डी हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 12 देखिए, कौन सी क्रिया व्यावसायिक नहीं है, यानी कौन सी क्रिया व्यावसायिक नहीं है? निर्माण, ठेका कार्य, सामाजिक सेवा, अंशों में व्यय। यानी कह रहा है कि कौन सी क्रिया व्यावसायिक कार्य नहीं है। व्यवसाय यानी हम एक तरह से कार्य नहीं करते हैं, मजदूरी नहीं करते उसमें, तो व्यावसायिक कार्य नहीं, अपने व्यय के लिए नहीं करते। तो दोस्तों जो निर्माण होता है वो भी व्यवसाय के अंदर आता है, ठेका भी व्यवसाय के अंदर आता है, अंशों में व्यय भी इसके अंदर आता है, और जो दोस्तों सामाजिक सेवा होती है वह व्यावसायिक नहीं होती। जो सामाजिक सेवा होती है दोस्तों वह व्यावसायिक नहीं होती। दोस्तों ध्यान रखना, सामाजिक सेवा व्यावसायिक नहीं होती। अब अगला देखिए, सुपर बाजार में विक्रय होता है। सुपर बाजार में विक्रय होता है, किसका होता है? नगद का होता है, उधार का होता है, नगद और उधार दोनों का होता है, नगद और उधार दोनों में से कोई नहीं, नगद और उधार दोनों में से कोई नहीं। तो दोस्तों 13वें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? 13वें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो सुपर बाजार में विक्रय, यानी जो सुपर बाजार में जो वस्तु बेची जाती है वो किसकी बेची जाए, कैसे बेची जाती है? आप वहाँ नकद में बेच दोगे, उधार में बेच दोगे, नकद और उधार दोनों में बेच देंगे, नकद और उधार दोनों में से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर आप सुपर बाजार जाते होंगे तो दोस्तों आप सभी देखते हैं कि वहाँ केवल हम नकद में ही वस्तु खरीद सकते हैं। वहाँ किसी का ना ही तो खाता होता है और ना दोस्तों वहाँ से कोई वस्तु उधार खरीद सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, थोक व्यापारी के लिए आवश्यक तत्व हैं वस्तु का पूर्ण ज्ञान होना, विज्ञापन की विधियों का ज्ञान होना, नई व्यापार प्रणालियों का ज्ञान होना, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों उसने क्या कहा? वो कह रहा है कि अगर हमें एक थोक व्यापारी बनना है उसके लिए कौन कौन से आवश्यक तत्व हैं, यानी वस्तु का हमें पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, विज्ञापन के लिए विधियों का ज्ञान होना चाहिए, नई व्यापार प्रणालियों का ज्ञान होना चाहिए, या उपयुक्त सभी। यानी दोस्तों क्या होना चाहिए? तो दोस्तों ध्यान रखना, जब भी हमें थोक व्यापारी के लिए आवश्यक तत्व होते हैं वस्तु का पूर्ण ज्ञान होना, विज्ञापन की विधियों का ज्ञान होना, नई व्यापार प्रणालियों का ज्ञान होना, या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों कौन सा होगा हमारा? यानी ध्यान रखना, थोक व्यापार के लिए आवश्यक तत्व जो होते हैं वस्तु का पूर्ण ज्ञान होना, विज्ञापन की विधियों का ज्ञान होना, नई व्यापार प्रणालियों का ज्ञान होना, या दोस्तों उपयुक्त सभी। तो दोस्तों उपयुक्त सभी होगा। अगर आपको एक थोक व्यापारी बनना है तो दोस्तों आपको वस्तु का भी पूर्ण ज्ञान होना चाहिए कि कौन वस्तु कैसी है, उसे बेचनी चाहिए नहीं बेचना चाहिए। दूसरा, विज्ञापन की विधियों का ज्ञान होना चाहिए,
दोस्तों हम इसका प्रचार किस प्रकार से कर सकते हैं? बैनर लगा के कर सकते हैं या हम ऐड से करा सकते हैं? कैसे करा सकते हैं? नई व्यापार प्रणालियों का ज्ञान होना, ये जो वर्तमान में नई व्यापार प्रणालियाँ चली हैं उनका भी ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों यहाँ तक हमारे 14 क्वेश्चन पूरे हो गए। हम एक बार और इन क्वेश्चनों को देखेंगे ऊपर से ही कि वो कह रहा था कि विनिमय विपत्र में भुगतान के अनुग्रह होते हैं, कितने होते हैं? 3 होते हैं। भुनाए गए विपत्रों का दायित्व होता है, कौन सा दायित्व होगा? संभाव्य दायित्व होगा, यानी जो भुनाए गए दायित्व होते हैं उनका संभाव्य दायित्व होता है। अच्छे नस्तीकरण की विशेषता है ये यानी सुरक्षा भी होनी चाहिए, सरलता भी होनी चाहिए, शीघ्रता भी होना चाहिए, यानी ये सभी अच्छी नस्तीकरण प्रणाली के अंतर्गत होनी चाहिए। कौन सी क्रिया व्यावसायिक नहीं है? निर्माण, ठेका कार्य, अंशों में व्यय या सामाजिक सेवा। तो दोस्तों जो हमारी सामाजिक जो सेवा है वो व्यावसायिक नहीं होती। सुपर बाजार में विक्रिया होता है, यानी अगर हम सुपर बाजार में किसी वस्तु का विक्रिया यानी किसी चीज़ को बेचेंगे तो वहाँ वस्तु नकद जाएगी, उधार जाएगी, नकद और उधार दोनों जाएगी, उधार ना तो नकद और उधार दोनों में से कोई नहीं। तो दोस्तों कैसे जाएगी? वहाँ केवल वस्तु नकद जाती है। थोक व्यापारी के लिए आवश्यक तत्व हैं, आवश्यकता यानी थोक व्यापारी जो होता है उसके लिए कौन कौन से आवश्यक तत्व होते हैं दोस्तों, इनका भी हमें ज्ञान होना जरूरी है। यानी वस्तु का पूर्ण ज्ञान, यानी जिस वस्तु को हम बेच रहे हैं यानी उस वस्तु का हमें पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। विज्ञापन की विधियों का ज्ञान, यानी विज्ञापन में कौन कौन सी विधियों का उपयोग किया जाता है उनका पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। नई व्यापार प्रणालियों का ज्ञान होना चाहिए। उपयुक्त सभी यानी कौन कौन से होने चाहिए दोस्तों? उपयुक्त ये सभी होने चाहिए। अब दोस्तों अगले उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। अब दोस्तों देखिए 1000 रुपये के नोट का विमुद्रीकरण होता है, विमुद्रीकरण हुआ था, यानी जब हमारा यानी जो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि 1000 रुपये के नोट का विमुद्रीकरण यानी 1000 रुपये का नोट कब बंद हुआ था दोस्तों? उम्मीद है कि ये क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों 8 अक्टूबर 2016 को, 8 नवंबर 2016 को, 8 दिसंबर 2016 को, 31 दिसंबर 2016 को। तो दोस्तों आप ध्यान रखना कि ये जो 1000 रुपये का नोट का विमुद्रीकरण कब हुआ था? 8 नवंबर 2016 को, यानी हमारा बी उत्तर सही हो जाएगा। 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई थी दोस्तों, ध्यान रखना। विमुद्रीकरण का मतलब है कि उसे यानी कद नोट को उसे बंद कर दिया गया था। अब अगला क्वेश्चन देखिए 16 क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम है दोस्तों, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं इसका उत्तर। दोस्तों 500 रुपये के नोट का विमुद्रीकरण हुआ था 15 अगस्त 2016 को, 2 अक्टूबर 2016 को, 8 नवंबर 2016 को, 30 दिसंबर 2016 को, यानी 500 रुपये के नोट का विमुद्रीकरण हुआ था दोस्तों। 500 रुपये के नोट का विमुद्रीकरण हुआ था 15 अगस्त 2016 को, 2 अक्टूबर 2016 को, 8 नवंबर 2016 को, 30 दिसंबर 2016 को। तो दोस्तों जो हमारा 500 रुपये के जो नोट का विमुद्रीकरण हुआ था वो कब हुआ था दोस्तों? 500 का नोट और दोस्तों 1000 के नोट का दोनों का एक साथ विमुद्रीकरण हुआ था। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा दोस्तों? हमारा उत्तर हो जाएगा सी सही, यानी 8 नवंबर 2016 को दोनों का यानी विमुद्रीकरण दोनों को बंद किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की गई थी, यानी जो हमारा SBI है भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी 1955 में हुई थी, 1949 में हुई थी, 1980 में हुई थी या 1905 में हुई थी दोस्तों। जब मैंने इनके लॉन्ग क्वेश्चन कराए थे तो दोस्तों मैंने बताया था कि जो इंपीरियल बैंक के नाम से एक बैंक था उसकी यानी उसका राष्ट्रीयकरण करके 1955 में से भारतीय स्टेट बैंक का दर्जा दे दिया गया था, भारतीय स्टेट बैंक यानी बना दिया गया था दोस्तों। कौन सा होगा? 1955 हमारा इसका सही उत्तर होने वाला है। क्या होगा? 1955 दोस्तों हमारा इसका सही उत्तर होने वाला है। अब प्रश्न नंबर 18, स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? मैंने स्टेट बैंक का मुख्यालय, इसका राष्ट्रीयकरण, सब के बारे में बहुत अच्छी डिटेल दे रखी है। तो दोस्तों अगर आप इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन देखना चाहोगे तो मैं कॉमर्स की सभी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, पूरी प्ले लिस्ट का लिंक दोस्तों जाके वहाँ से सभी वीडियो देख सकते हैं। स्टेट बैंक का मुख्यालय स्थित होता है हमारा नई दिल्ली में होगा, चेन्नई में होगा, मुंबई में होगा, कोलकाता में होगा। तो दोस्तों ध्यान रखना जो स्टेट बैंक होता है, जो SBI होता है, जो उसका मुख्यालय होगा कहाँ होगा दोस्तों? SBI का मुख्यालय हमारा मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई, यानी तीसरा हमारा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, कहाँ? मुंबई में है। अब समाशोधन, अब प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि समाशोधन गृह की सर्वप्रथम स्थापना कहाँ हुई थी दोस्तों? जो समाशोधन गृह होते हैं यानी समाशोधन जो गृह होते हैं दोस्तों, इनकी स्थापना सर्वप्रथम का मतलब यानी सबसे पहले किस देश में हुई थी? हमारी जापान के अंदर कराई गई थी इनकी स्थापना, इटली में हुई थी, फ्रांस में हुई थी, लंदन में हुई थी या कहाँ हुई थी? तो दोस्तों ध्यान रखना जो हमारे समाशोधन गृह की जो स्थापना हुई थी वो कहाँ हुई थी दोस्तों? वो हमारी लंदन में हुई थी। कहाँ? लंदन में हुई थी, यानी समाशोधन गृह की स्थापना लंदन के अंदर हुई थी। कहाँ? लंदन के अंदर हुई थी। वर्तमान समय में भारत में कितने समाशोधन गृह हैं? 685, 785, 787, 887। यानी दोस्तों वर्तमान समय में भारत में कितने समाशोधन गृह हैं? 685, 785, 787, 887, यानी कितने हैं? तो दोस्तों ध्यान रखना वर्तमान समय में भारत में कितने समाशोधन गृह हैं? तो दोस्तों जो वर्तमान में जो भारत में जो समाशोधन गृह की जो दोस्तों संख्या है वो है हमारी 887। कितनी? 887। तो वर्तमान में जो हमारे पास समाशोधन गृह है दोस्तों वो 887 हैं।
अब प्रश्न नंबर 21, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में हुआ था? यानी दोस्तों जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कराया गया था वो कब कराया गया था? 1959 को, 1969 को, 1984 को या 1991 को? तो दोस्तों कब? 1969 को यानी 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कराया गया था। दोस्तों एक राष्ट्रीयकरण और हुआ था, वो कब हुआ था? तो दोस्तों वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में उसका जवाब जरूर देना, क्योंकि मैंने उसे भी बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ा रखा है। तो दोस्तों बस फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, यानी 1969 में हुआ था। और दोस्तों बाकी जो यानी और बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो यानी मैंने पढ़ा रखा है, आप उसे यानी जो अगर आपने पढ़ा होगा तो कमेंट में बॉक्स में जरूर टाइप कर देना। एक बार और देखेंगे, कह रहा है कि 1000 रुपये के नोट का विमुद्रीकरण हुआ था, यानी 1000 रुपये के नोट कब बंद हुए? तो 8 नवंबर 2016 को 1000 रुपये के नोट को बंद कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि 500 रुपये के नोट का विमुद्रीकरण कब हुआ? तो 500 के नोट और 1000 के नोट का विमुद्रीकरण यानी दोनों को एक साथ बंद करा गया था। कब? दोनों, इसे भी 8 नवंबर को करा गया था। दोस्तों दोनों का उत्तर एक है, 8 नवंबर 2016। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी। तो मैंने बताया कि जो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी वो इंपीरियल बैंक के यानी इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया और इंपीरियल बैंक में से ही भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी। तो कब हुई होगी? 1955 में हुई थी। अब अगला क्वेश्चन है कि यानी स्टेट बैंक है, भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय स्थित है। तो दोस्तों स्टेट बैंक का जो मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में है। अगला क्वेश्चन है कि समाशोधन गृह की सर्वप्रथम स्थापना कहाँ हुई थी? तो कहाँ? समाशोधन गृह की जो सर्वप्रथम स्थापना हुई थी लंदन में हुई थी। कहाँ? लंदन में हुई थी। प्रश्न नंबर 20, वर्तमान समय में भारत में कितने समाशोधन गृह हैं? 685, 785, 787, 887। तो दोस्तों ध्यान रखना, वर्तमान में जो भारत में समाशोधन गृह की संख्या है वो है 887। कितने? 887 भारत में वर्तमान में समाशोधन गृह स्थित है। अब अगला क्वेश्चन है कि 21वां क्वेश्चन है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में हुआ था? जो 14 बैंक हैं उनका राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में हुआ था? यानी 1959 में हुआ था, 1959 में हुआ था। दूसरा ऑप्शन दे रखा कि 1969 में हुआ था और तीसरा क्वेश्चन दे रखा है कि दोस्तों 1984 में हुआ था या दोस्तों 1991 में हुआ। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण है वो कब हुआ? दोस्तों वो हुआ था हमारा 1969 को हुआ था। तो दोस्तों आप 1969 का साल जरूर ध्यान रखना। और दोस्तों जो और भी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1980 के समथिंग, दोस्तों मुझे बताना कि कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था और दोस्तों यानी कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। दोस्तों उसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके दिखाना। तो दोस्तों ये हमारे 21 क्वेश्चन हो गए हैं। अब अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं अगले पेज पर। अब अगला क्वेश्चन देखिए, देसी बैंकर्स द्वारा ऋण की सुविधा नहीं दी जाती है। यानी दोस्तों प्रश्न नंबर 22 है, वो कह रहा है कि जो देसी बैंक्स होते हैं यानी वो किसको ऋण यानी लोन की सुविधा नहीं प्रदान करते। यानी किसे लोन की सुविधा नहीं प्रदान करते? कृषकों को नहीं करेंगे, कृषक यानी दोस्तों जो किसान होते हैं उन्हें नहीं करेंगे, व्यापारियों को नहीं करेंगे, सामान्य जनता को नहीं करेंगे, या इनमें से सभी को। यानी देसी बैंकर्स द्वारा ऋण की सुविधा दी जाती है या नहीं दी जाती है? दोस्तों जो एक बार ये क्वेश्चन देख लो, देसी बैंक द्वारा ऋण की सुविधा नहीं दी जाती है। दोस्तों देसी बैंक जो होते हैं वो तो सभी को देते हैं। एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लो दोस्तों यानी ये सही है। वो कह रहा है कि देसी बैंक द्वारा ऋण की सुविधा नहीं दी जाती। यानी देसी बैंक किसे किसे ऋण की सुविधा नहीं देता? कृषकों को नहीं देता, व्यापारियों को नहीं देता, सामान्य जनता को नहीं देता, या इनमें से सभी को। तो दोस्तों जो देसी बैंक होते हैं वो इनमें से किसी को भी ऋण की सुविधा प्रदान नहीं करते। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अल्पकालीन ऋण की अवधि कितनी होती है? यानी दोस्तों अगर आप कहीं से अल्पकालीन यानी कुछ समय के लिए ऋण ले रहे हैं तो उसकी अवधि यानी अधिकतम कितनी हो सकती है? अल्पकालीन ऋण की अवधि कितनी होती है? 10 महीने होगी, 15 महीने होगी, 12 महीने होगी, या नंबर 20 महीने होगी। यानी दोस्तों ध्यान रखना, अल्पकालीन ऋण की जो अवधि हमारी होती है दोस्तों, जो अल्पकालीन ऋण की जो हमारी अवधि होगी 10 महीने, 15 महीने या 12 महीने या 6 यानी या 20 महीने। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो अल्पकालीन ऋण की जो अवधि होती है हमारी कितनी होती है? 15 महीने होती है। 15 महीने का मतलब यानी दोस्तों 1 साल 1 वर्ष 3 माह, 1 वर्ष 3 माह की यानी इसकी अवधि होती है। दोस्तों ध्यान रखना, जो अल्पकालीन ऋण की अवधि होती है वो होती है 1 वर्ष 3 माह की इसकी अवधि होती है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, देसी बैंकर्स की विशेषताओं के 4 गुण। यानी देसी बैंकर्स की विशेषता है, इसमें से जो क्वेश्चन दे रखा इसमें जो देसी बैंक्स होते हैं उनकी कौन सी विशेषता है? यानी ऋण देने के लिए ऋण देने का सरल ढंग है, सही हिसाब किताब रखना होता है, नगद कोष रखना होता है, उपयुक्त सभी होता है। यानी उपयुक्त सभी होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो देसी बैंक्स की विशेषता है यानी ऋण देने का सरल ढंग, यानी वे ऋण यानी आसानी से यानी सरल तरीके से दे देते हैं। सही हिसाब किताब रखना, नहीं जो उनके हिसाब किताब रखते हैं वो सही रखते हैं। फिर नगद कोष रखना, नहीं जो नगद होते हैं वे नगद कोष रखते हैं। और उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो ऋण देने का सरल ढंग है, सही हिसाब किताब भी रखते हैं, नगद कोष रखना होता है और उपयुक्त सभी। यानी जो हमारा जो 24 का हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर उत्तर नंबर 4 हो जाएगा। जो देसी बैंक्स होते हैं
उनकी इनकी वे सभी विशेषताएं हैं कि वे ऋण देने का उनका सरल ढंग होता है, जो ऋण देते हैं वो सरल तरीके से देते हैं, सही हिसाब किताब रखते हैं, जो उनका हिसाब किताब होता है दोस्तों वो बिल्कुल सही होता है, नगद कोष में रखना, नगद कोष भी रखते हैं और उपयुक्त सभी ये इसके अंतर्गत आते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 25वां, उपयोगिता मापन का क्रमवाचक दृष्टिकोण किसने प्रतिपादन किया था। ये जो हमारा उपयोगिता मापन का क्रमवाचक दृष्टिकोण किसने प्रतिपादित किया था, मार्शल ने, हिक्स ने, सैक्युलन ने, पिगू ने। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो उपयोगिता मापन का क्रमवाचक दृष्टिकोण किसने प्रतिपादित किया था दोस्तों, ये हिक्स ने। किसने, ये हिक्स ने किया था। किसने, हिक्स ने किया था दोस्तों। 25 नंबर का हिक्स हो जाएगा। अब 26 देखिए, उपयोगिता ह्रास नियम का महत्व। उपयोगिता ह्रास नियम का महत्व है, सम सीमांत दृष्टिकोण नियम का आधार है, उपभोक्ता के लिए महत्व है, वित्त मंत्री के लिए महत्व है, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ध्यान रखना, उपयोगिता ह्रास नियम का महत्व जो होता है वो सम सीमांत दृष्टिकोण नियम का आधार है, उपयोगिता के उपभोक्ता के लिए महत्व है, वित्त मंत्री के लिए महत्व है, या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों जो हमारा 26 का हो जाएगा, इन जो उपयोगिता ह्रास नियम का जो महत्व है यानी वो सम सीमांत दृष्टिकोण के आधार पर भी होता है, उपभोक्ता के लिए महत्व भी होता है, वित्त मंत्री के लिए भी महत्व होता है। तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, इसका फोर्थ हो जाएगा यानी उपयुक्त सभी के लिए महत्व होता है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्यक्तिगत व्यय के कितने प्रकार है, यानी जो व्यक्तिगत व्यय होता है वे कितने प्रकार का होता है, 1 प्रकार का होगा, 3 प्रकार का होगा, 6 प्रकार का होगा, 4 प्रकार का होगा। तो दोस्तों जो हमारा व्यक्तिगत जो व्यय होता है दोस्तों वो हमारा 3 प्रकार का होता है। व्यक्तिगत व्यय 3 प्रकार का होता है दोस्तों, मैंने बड़ी अच्छी तरीके से समझा रखा है, इसमें कंप्लीट डिटेल दे रखी है उसकी, आप जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, बचत की पद्धतियाँ हैं, यानी जो हम बचत करते हैं उसकी कौन कौन सी पद्धतियाँ हैं उनके बारे में देखेंगे। एक होंगी, 2 होंगी, 3 होंगी, 4 होंगी, यानी दोस्तों बचत को कैसे कैसे कर सकते हैं, इसकी कितनी पद्धतियाँ हैं। तो दोस्तों इसकी कितनी पद्धतियाँ होंगी, 3 पद्धतियाँ होंगी, यानी बचत की कितनी पद्धतियाँ, 3 पद्धतियाँ होंगी। तो दोस्तों एक बार और इन सभी क्वेश्चनों को देखेंगे। देसी बैंकों द्वारा ऋण की सुविधा नहीं दी जाती, कृषकों को नहीं दी जाएगी, व्यापारियों को नहीं दी जाएगी, सामान्य जनता को, इनमें से सभी को नहीं दी जाती। अल्पकालीन ऋण की अवधि होती है दोस्तों, ध्यान रखना, अल्पकालीन ऋण की अवधि होगी ना 15 महीने होगी। अब देसी बैंकर्स की विशेषता यानी लेन देन का सरल ढंग है, हिसाब किताब रखना भी, नगद कोष रखना भी, और उपयुक्त सभी यानी उपयुक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। अब 25वां देखिए, उपयोगिता मापन का क्रमवाचक दृष्टिकोण किसने प्रतिपादन किया, हिक्स के द्वारा प्रतिपादन किया गया था। अब देखते हैं 26, उपयोगिता ह्रास नियम का महत्व है, सम सीमांत दृष्टिकोण का नियम का आधार है, उपयोगिता के लिए महत्व है, वित्त मंत्री के लिए महत्व है, या उपयुक्त सभी, यानी इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा। अब 27वां देखिए, व्यक्तिगत व्यय यानी व्यक्तिगत व्यय के प्रकार हैं, 1 प्रकार है, 3 प्रकार है, 6 प्रकार है, 4 प्रकार है। दोस्तों जो व्यक्तिगत व्यय होता है वो कितना, यानी वो 3 प्रकार का होता है, व्यक्तिगत के व्यय 3 प्रकार का होता है। बचत की पद्धतियां हैं, 1 पद्धतियाँ होगी, 2 पद्धतियाँ होंगी, 3 पद्धतियाँ होंगी, 4। तो दोस्तों जो बचत की जो पद्धतियाँ होती हैं वो कितनी, 3 पद्धतियाँ होती हैं, बचत की 3 पद्धतियाँ होती हैं। अब दोस्तों हमारे यहाँ तक 28 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब अगले क्वेश्चनों के लिए चलते हैं अगले पेज पर। अब दोस्तों देखें क्वेश्चन नंबर 29, संपत्ति का जो भाग उत्पादन में लगाया जाता है उसे कहते हैं, उसे बचत कहेंगे, संचय कहेंगे, पूंजी कहेंगे, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अगर आप अपनी संपत्ति का कुछ भाग यानी अपने उत्पादन यानी किसी कार्य को करने में लगा देते हैं तो उससे क्या कहलाती है, यानी दोस्तों वो क्या कहलाएगी, हमारी पूंजी कहलाएगी, क्योंकि किसी भी बिजनेस वगैरह में पैसा यानी पूंजी तो लगाई जाती है। तो संपत्ति का जो भाग उत्पादन में लगाया जाता है उसे कहते हैं पूंजी। अब अगला क्वेश्चन देखिए 30वां, भारत में इंटरनेट सुविधा कब से उपलब्ध है, यानी दोस्तों जो भारत है इसमें इंटरनेट सुविधा कब से उपलब्ध हुई, यानी भारत में इंटरनेट कब से चलना शुरू हुआ था। 15 अगस्त 1955 से, 2 अक्टूबर 1996 से, 20 सितंबर 1996 से, 26 अगस्त 1997 से। दोस्तों जो इंटरनेट शुरू हुआ था वो 15 अगस्त 1955 से शुरू हुआ था, 15 अगस्त 1955 से शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि ईमेल की सेवा का शुभारंभ हुआ था, ईमेल सेवा का शुभारंभ कब से हुआ था, फरवरी 1994 से, मार्च 1995 से, अप्रैल 1996 से, मई 1997 से। जो ईमेल सेवा का जो शुभारंभ हुआ था कब हुआ था, फरवरी 1994 से ईमेल सेवा का प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों ध्यान रखना, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो ईमेल सेवा का जो प्रारंभ हुआ था वो कब से हुआ था, वो फरवरी 1994 से ईमेल सेवा यानी ईमेल सेवा जो है वो स्टार्ट हुई थी। अब अगला क्वेश्चन देखें, प्रश्न नंबर 32, आधुनिक संचार सुविधा का शीघ्रगामी साधन है, यानी दोस्तों जो आधुनिक संचार सेवा है उसका इतना शीघ्रगामी का मतलब यानी जल्दी साधन है, यानी PCO है, फैक्स है, इंटरनेट है, या उपयुक्त सभी। यानी दोस्तों अगर हमें कुछ चीज़ एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजनी है तो दोस्तों हम मिनटों में भेज देते हैं। तो इसका क्या होगा, यानी हम PCO भी कर सकते हैं, फैक्स भी कर सकते हैं, और इंटरनेट के माध्यम से मैसेज वगैरह भी कर सकते हैं। तो ये सभी इसके अंतर्गत आ जाएगा।
अब अगला क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, टाइपराइटर का आविष्कार। जो टाइपराइटर है, टाइपराइटर का आविष्कार कब हुआ था? यानी सन 1774 ईस्वी को, सन 1680 ईस्वी को, सन 1642 ईस्वी को, या सन 1560 ईस्वी को। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो टाइपराइटर का जो आविष्कार हुआ था वो कब हुआ था? वो सन 1774 ईस्वी को हुआ था। कब? सन 1774 ईस्वी को टाइपराइटर का आविष्कार हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए 34वां, ग्राहम बेल ने आविष्कार किया। ग्राहम बेल ने आविष्कार क्या था? किसका आविष्कार क्या था? टाइपराइटर का क्या था? टेलीफोन का क्या था? घड़ी का क्या था? या साइकिल का क्या था? तो दोस्तों जो ग्राहम बेल थे उन्होंने, आप सभी जानते हैं कि ग्राहम बेल ने किसका? टेलीफोन का आविष्कार किया था। किसका? टेलीफोन का आविष्कार क्या था? दोस्तों ग्राहम बेल ने आविष्कार क्या था? टाइपराइटर का, टेलीफोन का, उद्योग यानी घड़ी का या साइकिल का। तो यानी टेलीफोन का आविष्कार क्या था? अब प्रश्न नंबर 35 है कि औद्योगिक संस्था के लिए फाइलिंग की प्रणाली उपयुक्त है। तार फाइल है, खड़ी फाइल है, टैग वाली फाइल है, या पत्ती वाली फाइल है। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो औद्योगिक होता है, उद्योग के लिए कौन सी फाइल, औद्योगिक संस्था के लिए किस फाइलिंग का प्रयोग उपयुक्त होगा? तो कौन सी होगा? जो खड़ी फाइल होगी ना, उसका प्रयोग उपयुक्त माना जाएगा। खड़ी फाइल का प्रयोग उपयुक्त माना जाएगा। अब दोस्तों एक बार क्वेश्चनों को और रिवाइज कर लेते हैं। यानी संपत्ति का जो भाग उत्पादन में लगाया जाता है उसे कहते हैं पूंजी। भारत में इंटरनेट सुविधा कब से प्रारंभ हुई? 15 अगस्त 1955 से भारत में इंटरनेट सेवा प्रारंभ हुई थी। ईमेल सेवा का शुभारंभ कब से हुआ? तो दोस्तों ईमेल सेवा का जो शुभारंभ हुआ था वो फरवरी 1994 से हुआ था। अब 32, आधुनिक संचार सुविधा का शीघ्रगामी साधन है। पीसीओ है, फैक्स है, इंटरनेट है, या उपयुक्त सभी हैं। अब अगला देखिए, टाइपराइटर का आविष्कार कब हुआ था? सन 1774 ईस्वी को, सन 1680 ईस्वी को, सन 1642 ईस्वी को, या सन 1560 ईस्वी को। तो सन 1774 ईस्वी को टाइपराइटर का आविष्कार माना जाता है। अब आगे, ग्राहम बेल ने आविष्कार किया था? टाइपराइटर का, टेलीफोन का, घड़ी का, या साइकिल का? तो दोस्तों जो ग्राहम बेल थे उन्होंने किसका? टेलीफोन का आविष्कार किया था। अब अगला क्वेश्चन है कि औद्योगिक संस्थान के लिए फाइलिंग की प्रणाली उपयुक्त है। ये तार फाइल है, खड़ी फाइल है, टैग वाली फाइल है, या पत्ती वाली फाइल है? तो कौन सी? खड़ी फाइल मानी जाती है। खड़ी फाइल मानी जाती है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चनों के लिए चलते हैं अगले पेज पर। दोस्तों अब देखिए प्रश्न नंबर 36, बीजक साधारणतः कितनी प्रतियों में बनाया जा सकता है? जो बीजक होता है वो कितनी प्रतियों में बनाया जा सकता है? 1 में बना सकते हैं, 2 में बना सकते हैं, 4 में बना सकते हैं, 3 में। तो दोस्तों जो हमारा बीजक होता है उसे हम क्या प्रतियों में? उसे हम 2 प्रतियों में बनाते हैं। यानी बीजक को 2 प्रतियों में बनाते हैं। दोस्तों इसके ऊपर भी मेरी कंप्लीट डिटेल वीडियो थी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप जाकर सारी कॉमर्स की वीडियो देख सकते हैं, हर चैप्टर की वीडियो देख सकते हैं दोस्तों, जो आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 37, व्यापारिक छूट घटाई जाती है। जो व्यापारिक छूट होती है वो घटाई जाती है कहाँ से? विक्रय मूल्य से, लागत मूल्य से, दोनों यानी ए व दोनों से, दोनों फर्स्ट व सेकंड, किसी से नहीं। तो यानी जो व्यापारिक छूट होती है वो कहाँ से घटाई जाती है? दोस्तों हम जो आपने कोई चीज़ खरीदी, दोस्तों आपने कोई चीज़ खरीदी और उस पर हमें कितनी छूट मिलेगी? मान लीजिए दोस्तों आपने 110 रुपये की चीज़ खरीदी, तो दोस्तों जो हमें व्यापारिक छूट है इस पे से ही घटाई जाएगी। जितना उसका एमआरपी मूल्य होगा उसमें से हमें व्यापारिक छूट दी जाएगी कि आपको 110 की है, आपको इसमें से 20 रुपये कम दिया जा रहा है, तो आपको ये 90 रुपये की दी जा रही है। आप इसे 100 रुपये की या 100 रुपये की बेच दीजिए, आप 100 रुपये की बेच दीजिए। यानी व्यापारिक छूट होती है, यानी जो चीज़ हम खरीद रहे हैं उसके विक्रय मूल्य से, यानी जो उसका मूल्य है उससे, यानी कहाँ से घटाई जाएगी? विक्रय मूल्य से घटाई जाती है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, चेक पर लेखक का हस्ताक्षर होना। यानी जो चेक होता है उस पर लेखक का हस्ताक्षर होना आवश्यक नहीं है। चेक पर लेखक का हस्ताक्षर होना आवश्यक नहीं है, यानी वांछनीय नहीं है, आवश्यक है, सभी गलत है। दोस्तों जो चेक होता है उस पर लेखक का हस्ताक्षर होना आवश्यक नहीं है, वांछनीय नहीं है, आवश्यक है, सभी गलत है। तो दोस्तों जो वो है, जो चेक है उस पर लेखक के हस्ताक्षर होना आवश्यक नहीं है, वांछनीय है, आवश्यक है, सभी गलत है। तो दोस्तों जो अगर आप किसी से चेक ले रहे हो तो दोस्तों उस पर जो चेक लिखने वाले का उसके हस्ताक्षर होने क्या है? आवश्यक है। अगर आप उसके हस्ताक्षर नहीं करवाओगे तो बैंक आपके चेक को रद्द कर देगा। बैंक आपके चेक पर 3-4 बार कट्टम लगा देगा, जो कि आपका यानी चेक गलत हो जाएगा, यानी आपका चेक गलत हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो चेक पर जो लेखक का हस्ताक्षर होना आवश्यक है। चेक पर लेखक का हस्ताक्षर होना क्या है दोस्तों? चेक पर लेखक का हस्ताक्षर होना क्या है? आवश्यक है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, चेक का रेखांकन डैश 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 द्वारा नहीं किया जा सकता। आहर्ता द्वारा, भुगतान पाने वाले के द्वारा, पुष्टांक द्वारा, बैंक के द्वारा। यानी दोस्तों कह रहा है कि जो चेक का जो होता है, चेक का रेखांकन है दोस्तों, चेक को हम रेखांकित करते हैं उसके लिए भी, यानी जो हमारा बैंक से रिलेटेड जो वीडियो थी मैंने उसे पढ़ा रखी है, आप जाकर देखिए चेक का रेखांकन कैसे करते हैं। चेक का रेखांकन डैश 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 द्वारा नहीं किया जा सकता दोस्तों, आहर्ता द्वारा नहीं किया जाता, या इसमें भुगतान पाने वाले के द्वारा नहीं किया जाता, पृष्ठांक द्वारा या बैंक द्वारा। तो दोस्तों जो चेक का रेखांकन है वो भुगतान पाने वाला, जो जिसे भुगतान मिलता है वो उसका रेखांकन नहीं कर सकता।
जो उसका लेखक है या बैंक वाले हैं वो इसका यानी उस पर रेखांकित कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक है? यानी दोस्तों हमारे सामने बैंक है और वो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक है। कैनरा बैंक होगा, पंजाब नेशनल बैंक होगा, बैंक ऑफ इंडिया होगा या ये सभी होगा। या दोस्तों ध्यान रखना इनमें से कौन सा राष्ट्रीयकृत बैंक है, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया या ये सभी। तो दोस्तों जो हमारा होता है वो कौन से, ये सभी जो कैनरा बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है और ये सभी कैसे है, यानी ये राष्ट्रीयकृत बैंक है। एक बार वो देखेंगे दोस्तों, एक बार वो देखिए इन्हें कैसे। बीजक साधारणतः कितनी प्रतियों में बनाया जाता है? ध्यान रखना बीजक साधारणतः 2 प्रतियों में बनाया जाएगा। व्यापारिक छूट घटाई जाती है, तो दोस्तों ध्यान रखना व्यापारिक जो छूट होगी हमारे से किस पे, यानी व्यापारिक जो दोस्तों हमारी व्यापारिक छूट होती है कहाँ घटाई जाती है? विक्रय मूल्य से घटाई जाती है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, चेक पर लेखक का हस्ताक्षर यानी आवश्यक नहीं है, वांछनीय नहीं है, आवश्यक है, सभी गलत है। यानी दोस्तों जो चेक होता है उस पर लेखक के हस्ताक्षर आवश्यक है, उनकी आवश्यकता पड़ती है। अब चेक का रेखांकन कौन नहीं कर सकता? यानी भुगतान पाने वाला चेक का रेखांकन नहीं कर सकता। अब प्रश्न नंबर 40, निम्न में से कौन सा बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक है? कैनरा बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है या ये सभी। तो दोस्तों ध्यान रखना जो 40 में ये सभी है ना, ये कौन सा, ये राष्ट्रीयकृत बैंक है। तो दोस्तों ये सभी राष्ट्रीयकृत बैंक है। तो दोस्तों यानी जो मैंने आपको सभी क्वेश्चन करा दिए, हमारे जो क्वेश्चन थे यानी 40 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया था दोस्तों, जो कि 40 क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों 40 क्वेश्चन मैं आज आपके लिए लेकर आया था, जो कि 16 फरवरी सॉरी दोस्तों जो कि 23 फरवरी को आपकी परीक्षा में बिल्कुल हूबहू यही क्वेश्चन छपने वाले हैं। तो दोस्तों आप इन क्वेश्चनों को जरूर दोस्तों इन क्वेश्चनों को रटें, इन क्वेश्चनों को नोट करें। इनका PDF प्राप्त करने के लिए व्हाइट पेज एग्जाम टेलीग्राम चैनल आज ही ज्वाइन कर ले दोस्तों, वहाँ से इनका PDF भी देख सकते हैं। तो दोस्तों इन क्वेश्चनों को आपको अपनी बोर्ड परीक्षा में जरूर से जरूर पढ़कर जाना है, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होने वाले हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अभी हम थोड़ी देर बाद में साइंस का मॉडल टेस्ट के साथ और फिर दोस्तों साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो दोस्तों आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें इतने और बेल आइकन को भी दबा के रखें, जिससे आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए उन सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद।